3 स्टार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में जो है जीव विज्ञान का एक टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, मानव पाचन तंत्र की बात करें तो मनुष्य जो कि एक प्राणी समपोषी जंतु है, और प्राणी समपोषी जंतु में जो पोषण जो होते हैं 5 चरणों में होते हैं। अंतर्ग्रहण यानी कि जो भोजन को अंतर्ग्रहण किए, दूसरा पाचन, अंतर्ग्रहण किया हुआ भोजन को पचना पाचन होगा। तीसरा अवशोषण, अवशोषण का मतलब जो भोजन के पचने से जो भी कुछ, जैसे कि मान लीजिए अगर हम दाल खाएंगे तो उससे प्रोटीन्स मिलेंगे, अगर हम चावल खाते हैं और उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, तो उन सब का पोषण जो कि छोटी आंत के द्वारा, अवशोषण जो कि छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में चौथा चरण है स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद जो भी पोषक तत्वों को प्रयोग में ला देते हैं ऊर्जा के रूप में, उसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। और 5वां जो होता है बहिष्करण। बहिष्करण की बात करें तो जो अपचा जो भोजन होता है उसको समय समय पर जो है एनएस के द्वारा बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है। इन 5 जो प्रोसेस जो है, 5 प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है पाचन। पाचन क्या है? तो पाचन की बात करें तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस, जटिल और बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणु जो है विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तरल सरल छोटे छोटे अणुओं में बंट जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पाचन। पाचन होता किससे है? तो पाचन जो है पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। ये पाचन तंत्र क्या है, आइए हम जानते हैं। इसके पहले जो है हम क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं कि कोशिका जो कि शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जब एक ही प्रकार के बहुत सारे कोशिका जब एक जगह मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण करते हैं, लेकिन जब एक ही प्रकार के बहुत सारे ऊतक जब एक जगह मिलेंगे तो अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारा अंग जो है एक जगह मिलकर किसी एक कार्य को संपादन करेंगे तो वैसे अंग के सम्मिलित रूप को हम अंग तंत्र कहते हैं। जैसे कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, अग्न्याशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब अंग है। और ये सब अंग जो है पाचन से संबंधित अंग है। ये सारे अंग मिलकर एक कार्य जो भोजन को पचाते हैं कार्य करते हैं। तो सारे अंग जो है मिलकर जो है पाचन का काम करते हैं, इसलिए सारे अंग को सम्मिलित रूप को हम पाचन तंत्र कहेंगे। उसके बाद में बात करें, क्योंकि मानव तो जो है एक विकसित प्राणी है, इसलिए मानव में जो है पाचन तंत्र जो है एकदम विकसित होता है। मानव पाचन तंत्र जो है आहार नाल एवं इससे संबंधित जो है विभिन्न पाचक ग्रंथि से मिलकर बना होता है। उनके पाचन तंत्र जो है आहार नाल और इससे संबंधित पाचक ग्रंथि से मिलकर बना होता है। अगर हम आहार नाल की बात करें तो आहार नाल की लंबाई जो है 8 से 10 मीटर तक की होती है। 8 से 10 मीटर, 1 मीटर में 3 फीट होता है। और मान लीजिए अगर 10 मीटर करेंगे तो 10 या 30 फीट यानी कि लगभग जो 2.5 से 3 मंजिल इतने, अगर बिल्डिंग से हम रस्सी को अगर नीचे जमीन पर करेंगे तो उसकी जो लंबाई जो होगी उतना ही लंबाई जो है आहार नाल की लंबाई होती है। आहार नाल की विभिन्न संरचना एवं उनके कार्य। आहार नाल की विभिन्न संरचना की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं सबसे पहला जो है मुख गुहा। इसमें मुख गुहा आएंगे, उसके बाद में जो है ग्रसनी आएंगे, ग्रासनली आएंगे, अमाशय आएंगे, अग्न्याशय आएंगे, यकृत आएंगे, छोटी आंत आएंगे, बड़ी आंत आएंगे। तो हम एक एक कर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा होता क्या है? तो मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा एक बंद कमरे के समान संरचना है, जिसका जो द्वार जो होता है मुख होता है। और मुख की गुहा की बात करें तो मुख गुहा जो है ऊपरी ओठ और निचले जबड़े से जो है बंद होता है। और उसके बाद में मुख गुहा में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर के जबड़ा और एक नीचे के जबड़ा। लेकिन होता क्या है कि ये जो नीचे का ये जो जबड़ा जो होता है ये गतिशील होता है, और ऊपर का जो जबड़ा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, अर्थात वो गतिशील नहीं होता है। उसके बाद में मुख गुहा में अंदर जो है, मुख गुहा में अंदर ऊपर के हिस्से को हम तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु।
अब मुख गुहा में जो अगल बगल में, अंदर से अगल बगल में जो मांसल संरचना है, उन मांसल संरचना को हम क्या कहते हैं? गाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल, यानी कि चिक, यही है मुख गुहा। और मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा के भीतर जो है 3 प्रमुख संरचनाएं पाई जाती है। कौन कौन? तो सबसे पहला दांत, उसके बाद में जीभ और उसके बाद में लार ग्रंथियां। दांत की अगर हम बात करें, तो दांत, जो कि दांत को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन? सिर, ग्रीवा, जड़। देखिए यहाँ पर हम दांत का फिगर बनाया है। अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ जो है मसूरे के अंदर रहता है। मसूरे यानी कि दांत का जो मांसल संरचना है नीचे की तरफ, उसी को मसूरा कहते हैं। और उसी मसूरे में जो दांत का संरचना होता है उसको हम क्या कहते हैं? जड़। अब मसूरे के ऊपर सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है दांत का, उसको हम सिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर। और सिर और जड़ के बीच में जो पतला जो हिस्सा जो होता है, इसको हम ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा। इस प्रकार दांत के 3 हिस्से, सिर, ग्रीवा, जड़। सिर सबसे ऊपर वाला, जड़ सबसे नीचे वाला मसूरे में रहता है, और ग्रीवा जो है सिर और बीच वाला हिस्सा जो होता है। उसके बाद में अगर हम दांत के संरचना की बात करें, तो दांत के 3 संरचना, कौन कौन? मज्जा गुहा, जिसको हम पल्प कैविटी कहते हैं, दंतास्थि, जिसको डेंटाइन कहते हैं, और तीसरा जो है इनामेल। इन्हीं तीनों संरचना से जो है दांत का निर्माण हुआ है। अगर मज्जा गुहा की बात करें तो दांत का सबसे आंतरिक संरचना है, ठीक है। ये इसमें मज्जा गुहा में जो है रुधिर वाहिनी और तंत्रिका सूत्र रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? रुधिर वाहिनी और तंत्रिका सूत्र। आखिर रुधिर वाहिनी और तंत्रिका सूत्र का कार्य क्या है मज्जा गुहा में? तो देखिए, शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी संरचना है, उन सबको पोषक चाहिए। उन सबको क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो पोषण तो रुधिर में ही मिला रहते हैं, और रुधिर जो है रुधिर वाहिनियों के माध्यम से जो है जाते हैं, ठीक है। तो मज्जा गुहा में जो है रुधिर वाहिनी का मतलब ये है कि दांतों को पोषण प्रदान करना। उसके बाद में तंत्रिका सूत्र की बात करें या तंत्रिका तंत्र, तो देखिए तंत्रिका तंत्र वैसे शरीर के सारे हिस्से में जो है बिछे हुए हैं एक जाल की तरह। और तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तो तंत्रिका तंत्र जो है शरीर के विभिन्न अंगों से जो है संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मस्तिष्क करते क्या है? तो उस संवेदनाओं को विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद जो है अगला जो है एक्शन लेते हैं। कौन? मस्तिष्क। तो तंत्रिका सूत्र का काम यही है कि दांत में जो भी संवेदनाएं होगी उसको जो है मस्तिष्क तक पहुंचाना। जैसे कि अगर हम कभी कभी जो है ठंडा आइसक्रीम खाते हैं, तो ठंडा आइसक्रीम खाने के बाद होता क्या है कि दांत में झनझनाहट उत्पन्न होती है। तो झनझनाहट एक प्रकार की संवेदना, इस संवेदना को जो है तंत्रिका सूत्र ले जाते हैं मस्तिष्क के पास। तो मस्तिष्क उसका जो है विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद तुरंत एक्शन लेते हैं कि भाई आइसक्रीम को नहीं खाना, तो हम आइसक्रीम को छोड़ देते हैं। तो हम कहें तंत्रिका सूत्र का क्या कार्य है? तो संवेदना को पहुंचाना। उसके बाद में दंतास्थि जिसको अंग्रेजी में हम डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन दंता अस्थि से जो है दांत का सर्वाधिक भाग का निर्माण होता है। लगभग 60 से 70% जो है दांत का निर्माण करता है ये डेंटाइन। ये डेंटाइन की बात करें तो हड्डी से भी करे होते हैं। डेंटाइन की बात करें तो डेंटाइन हल्के पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। उसके बाद में अगर इनामेल की बात करें, जो कि दांत का सबसे ऊपर वाला संरचना है, जो कि पतला होता है, दांत का सबसे ऊपर वाला संरचना इनामेल होते हैं। इनामेल की बात करें तो इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कड़ा भाग है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कड़ा भाग है। इनामेल की बात करें तो इनामेल का जो रंग जो है श्वेत होता है, और इसी इनामेल के श्वेत होने के कारण जो है दांतों का रंग जो है सफेद होता है। दांत जो है सफेद दिखाई देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब मुख का अगर पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाएगा, अर्थात अम्लीय हो जाएंगे मुख का पीएच मान, तो ये होता क्या है कि जो है इनामेल जो है झरने लगते हैं। इनामेल क्या होता है? झरने लगते हैं। अगर मान लीजिए
अगर मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो गया अर्थात अम्लीय हो गया तो इनामेल झड़ जाएंगे। तो इनामेल झड़ जाएंगे तो सफेद वाला परत झड़ जाएगा। तो होगा क्या कि इनामेल के नीचे वाला यानी कि डेंटाइन परत जो पीले रंग का जो है वो दिखने लगता है। तो हम लोगों को ये लगता है कि दांत जो है गंदा हो गया अर्थात पीलापन आ गया। लेकिन कारण क्या है? कारण तो ये है कि इनामेल जो है झड़ गया है। इनामेल क्या हो गया? झड़ गया, जिसके कारण डेंटाइन दिखने लगता है। और हम लोग जो हमको लगता है कि गंदा हो गया था, जिसके कारण हम ब्रश जब करते हैं तो और तेजी से करने लगते हैं, जो कि बच्चा जो इनामेल जो है वो भी क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दांत की अगर बात करें तो मनुष्य के जीवन काल में दांत जो है 2 बार आते हैं। कितने बार? 2 बार। प्रथम जब जन्म के बाद जो दांत आते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं और उसकी संख्या जो है 20 होती है, 10 ऊपरी जबड़ा में और 10 जो है निचली जबड़ा में। लेकिन होता क्या है कि 6-7 साल के उम्र में होगा क्या कि ये दांत जो है झड़ जाते हैं। और जब ये दांत झड़ जाते हैं तो उसके बाद जो दांत जो निकलते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं और उसकी संख्या जो है 32 होती है, 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कुल जो है अस्थायी दांत 20 और 32 दांत अस्थायी, यानी कि कुल मिलाकर जो है 52 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में निकलते हैं। 52 दांत, जिसमें 32 रहते हैं और 20 जो है झड़ जाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि दांत के प्रकार, तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। कृतनक जिसको इंसिजर कहते हैं, भेदक, केनाइन, अग्र चवर्णक प्रीमोलर और चवर्णक यानी कि मोलर। कृतनक इंसिजर की बात करें तो यह दांत जो है पकड़ने तथा काटने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? पकड़ने तथा काटने के काम आते हैं। ऊपरी जबड़ा तथा निचले जबड़ा में इसकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। ऊपरी जबड़ा में भी 4 और निचले जबड़ा में भी 4। देखिए यहाँ पर हम फिगर बनाया है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर 2 इंसिजर और यहाँ पे 2 इंसिजर, ये दोनों कृतनक है। ये जो चारों जो है जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं ये चारों क्या है? इंसिजर। 2 और 2 इस बगल में 4 ऊपर और ठीक इसी के जस्ट नीचा ये जो 4 जो है ये 4 क्या है? इंसिजर है, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे। काम क्या है? काम जो है पकड़ने तथा काटने का काम आता है। जैसे कि अगर हम सेब खाते हैं, सेब तो सेब यहाँ से खाते हैं, यहाँ से खाते हैं, और सेब जो है कृतनक से खाते हैं। उसके बाद में अगर हम भेदक की बात करें, यानी कि अंग्रेजी में हम केनाइन कहते हैं, तो यह दांत जो है पकड़ने के काम आते हैं। नहीं, यह दांत किसके काम आते हैं? पकड़ने के नहीं, फाड़ने के काम आते हैं। सॉरी, भूल गए हैं। यह दांत जो है किसके काम आते हैं? यह दांत जो है मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। फाड़ने के काम आते हैं, मार्कर चल ही रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यह दांत जो है फाड़ने के काम आते हैं। देखिए, और ऊपरी तथा निचले जबड़े में इसकी संख्या 2 होती है, यानी कि ऊपरी जबड़े में एक दाएं हिस्से में यहाँ पर केनाइन और ऊपरी जबड़े में एक बाएं हिस्से में यहाँ पर केनाइन। ठीक उसी प्रकार उसी के जस्ट नीचे, उसी के सामने नीचा केनाइन के नीचा एक दाएं साइड में एक केनाइन और एक बाएं साइड में केनाइन। इस प्रकार ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में भी 2। काम क्या है भेदक का? तो भेदने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है। देखिए, ये जो भेदक जो है, ये दांत जो है मांसाहारी जंतु में जो है, मांसाहारी जानवर में है, भेदक की संख्या अधिक होती है और उनमें भेदक जो दांत है वो काफी बड़े बड़े होते हैं और नुकीले होते हैं। जैसे कि शेर और बाघ मांसाहारी जानवर है, उनमें भेदक की संख्या अधिक होती है, काफी बड़े बड़े होते हैं और नुकीले होते हैं। इसलिए नुकीले होते हैं क्योंकि उनको जो है अधिक जो है मांस खाना होता है, चीरने और फाड़ने वाला काम आता है, और भेदक का काम ही है फाड़ना। देखिए, हम लोग चिप्स अगर हम खाते हैं, चिप्स का पैकेट अगर खाते हैं तो क्या करते हैं? पहले फाड़ते हैं, तो फाड़ते हैं यहाँ से फाड़ते हैं, यहीं पे जो है केनाइन दांत होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ नुकीला होता है। अगर दांत देखिएगा तो ऊपर और नीचा और यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है नुकीला होगा, वही क्या होगा? भेदक, यानी कि भेदने का काम करता है। उसके बाद में हम अग्र चवर्णक की बात करें तो अग्र चवर्णक जिसको प्रीमोलर भी कहते हैं, यह कुचलने वाला दांत है और ऊपरी तथा निचले जबड़े में इसकी संख्या 4 होती है, यानी कि ऊपरी जबड़े में भी 4 और निचले जबड़े में भी 4। यहाँ पर हम दर्शाए हैं पी और पी से प्रीमोलर। ऊपरी जबड़ा में बाएं साइड में 2 है और ऊपरी जबड़ा में ही दाएं साइड में 2 है। यहाँ पर देखिए पी और पी यानी कि प्रीमोलर, पी और पी यानी कि प्रीमोलर, 2 और 2 4 ऊपरी जबड़ा में और निचले जबड़ा में इसी के सामने होगा,
पी और पी, यहाँ पर दो दाएं हिस्से में और यहाँ पर बाएं हिस्से में पी और पी, यानी कि 2 और 2 4 निचले जबरे में, 2 और 2 4 ऊपरी जबरे में, कुल मिलाकर अगर चौवर्णक की संख्या 8। चौवर्णक की बात करें तो चौवर्णक चबाने वाले दांत होते हैं, चौवर्णक जो है चबाने वाले दांत होते हैं और इसकी संख्या 6 होती है, यानी कि ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। अगर चौवर्णक की बात करें तो ऊपर देखिए, अगर चौवर्णक में दाएं तरफ 3 और बाएं तरफ भी 3, यानी कि 3 और 3 6, और फिर नीचे की बात करें तो यहाँ पर दाएं में भी 3 और बाएं में भी 3, यानी कि 3 और 3 6, यानी कि 3 अगर चौवर्णक में उन्हें ऊपरी जबरे में और 6 ऊपरी जबरे में और 6 जो है निचले जबरे में। इस प्रकार चौवर्णक की संख्या कितना होता है? 6 और 6 12। और कुल दांत अस्थायी दांत 32 होते हैं, 32। देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 4 16 और 4 20, 20 और 6 और 6 12, 20 और 12 32। इस प्रकार हमारा दांत है। यहाँ पर हालांकि हम फिगर बना दिए, अगर दिख रहा है तो देख लीजिए। हालांकि स्मार्ट टेस्ट तो नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आपको हम स्मार्ट तरीके से हम पढ़ाएं और आपको कंटेंट दें। ठीक है, दांत हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ। जीभ यहाँ पर मुख गुहा का दूसरा संरचना जो है जीभ। मुख गुहा के अगला भाग जो जीभ है दूसर का, उसकी अगर हम बात करें तो जीभ एक मांसल संरचना है। और मांसल संरचना का मतलब ये होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं पाया जाता, सिर्फ मांस पाया जाता है। उसके बाद में जीभ की बात करें तो जीभ आगे से तो स्वतंत्र होता है, लेकिन पीछा से जो है जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जीभ की बात करें तो यह लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले लार को जो है भोजन के साथ मिलाता है। ठीक है, लार ग्रंथि से जितने भी लार स्रावित होते हैं उनको भोजन में मिलाने का काम करता है ये जीभ, जिसके कारण जो है भोजन जो है आसानी से निगल लेते हैं हम लोग। उसके बाद में जीभ के द्वारा जो है भोजन का स्वाद ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जिसके बाद जो है स्वाद की अनुभूति होती है। ये तो सबसे प्रमुख कार्य है कि भोजन के जो है स्वाद का ग्रहण करना। ठीक है, जीभ के द्वारा क्या किया जाता है? तो भोजन का स्वाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद में यह दांत की भीतरी सतह को जो है साफ एवं चिकना रखता है। भोजन को निगलने में भी जीभ मदद करती है। और निगलने में कैसे मदद करती है? तो भोजन में लार को मिलाता है, लार ग्रंथि से जो लार स्रावित होती है। और जब भोजन में लार जब मिल जाते हैं तो भोजन चिपचिपा हो जाता है, जिसके कारण जो है भोजन जो है निगलने में मदद मिलती है जीभ के द्वारा। उसके बाद में जीभ हमें बोलने में भी मदद करते हैं। ठीक है, दो इनके प्रमुख कार्य दो है जीभ के। एक पहला ये कि बोलने में मदद करती है और दूसरा ये कि भोजन का स्वाद को बताती है। बहुत से सारे ऐसे शब्द है जिससे कि आप जीभ को पकड़ लीजिए, कांस्टेंट कर लीजिए, लेकिन शब्द को बोलिए, लेकिन आप सबको नहीं बोल पाइएगा। ठीक है, तो जीभ इस प्रकार जो हमको बोलने में मदद करती है। उसके बाद में जीभ की सतह पर जब आप देखिएगा तो छोटे छोटे जो है पैपिला पाए जाते हैं और उन पैपिला में स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं। स्वाद कलिका यानी कि टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। और जो भोजन का जो स्वाद का जो हमें ग्रहण होता है ये टेस्ट बर्ड के ही कारण होता है। स्वाद कलिका के कारण ही क्या होता है? हमें जो है भोजन के स्वाद की अनुभूति होती है। अब जीभ के विभिन्न हिस्सों में जो है मौजूद स्वाद की अनुभूति कहाँ कहाँ होती है? तो देखिए, ये जीभ है, जीभ की हम संरचना बनाए, काफी बड़ा बन गया है। जीभ की बात करें तो ये देखिए, ये सब जो जितना भी है ये सब जो है स्वाद कलिका है। ये जितने जो संरचना है ये सब क्या है? स्वाद कलिका है। होता क्या है कि आगे का जो स्वाद कलिका जो है मिहीन होता है, महीन होता है, लेकिन जैसे जैसे पीछा जाइएगा और सबसे पीछा का जो स्वाद कलिका जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। अगर स्वाद कलिका की बात करें तो स्वाद कलिका जो जीभ के जो अगल बगल में होता जो है, ये जो किनारे किनारे वाला जो स्वाद कलिका जो होता है इसको जो हम फंगिफॉर्म पैपिला कहते हैं। और जो बीच वाला जो स्वाद कलिका जो होता है उसको हम फिलिफॉर्म पैपिला कहते हैं। और जो पीछे वाला जो स्वाद कलिका जो होता है, ये पीछे वाला, इसको हम जो स्वाद कलिका जो आगे के अपेक्षा जो है बड़ा होता है, तो पीछे वाले स्वाद कलिका को हम सरकमवैलेट कहते हैं। उसके बाद में स्वाद की बात करें, विभिन्न हिस्सों में मौजूद स्वाद, तो जीभ के सबसे ऊपर वाले जो सबसे आगे वाला जो टेस्ट बड है, इस पर जो है मीठे स्वाद का अनुभूति होती है। और
जो आगे वाला जीभ की जो संरचना है उसके जस्ट पीछे जो है, उसके जस्ट पीछे का जो टेस्ट बड सब जो है, इससे जो है नमकीन का हमें पता चलता है। और नमकीन से पीछे वाला जो टेस्ट बड है, इससे हमें खट्टा स्वाद का हमें पता चलता है। और सबसे पीछे वाला जो टेस्ट बड है, उससे जो है हमको, उससे जो है तीखे स्वाद का हमको पता चलता है। यानी कि सबसे पहले वाला हिस्सा में, जीभ के सबसे आगे वाले हिस्सा से मीठे स्वाद का पता चलता है, और मीठे स्वाद का पता चलता है उसके पिछले वाले जो है स्वाद कलिका से नमकीन, उसके पीछे वाले स्वाद कलिका से खट्टा, और सबसे पीछे वाले जो है स्वाद कलिका से जो है तीखे स्वाद का पता चलता है। आप देखे होइएगा कि कोई भी अगर मीठा सामान खाइएगा ना, तो मतलब खाते ही मीठा लगने लगेगा, लेकिन अगर आप तीखा सामान खाते हैं तो खाइएगा, तो खाने के कुछ सेकंड बाद, 3-4-5 सेकंड बाद जो ये अनुभूति होती है, ये तीखा है। तो कब पता चलता है? जब भोजन पीछे वाले जो है स्वाद कलिका पर आएगा और वो भोजन तीखा है, तब पता चलता है कि ये तीखा स्वाद है। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम गर्म भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं, गर्म भोजन को खाते हैं, तो होता क्या है कि वे अधिक स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन वही भोजन जब ठंडे पड़ जाते हैं और उस भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है जितना कि गर्म में लगता है। इसका कारण ये है कि भोजन जितना गर्म होगा और उसको हम खाएंगे, तो अधिक से अधिक जो है स्वाद कलिका के संपर्क में आएगी, और भोजन जितना ज्यादा स्वाद कलिका के संपर्क में आएगी, उतना ही ज्यादा हमको स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन जब भोजन ठंडा हो जाता है, तो भोजन का प्रसार नहीं हो पाता है उतना स्वाद कलिका में, तो उतना जो है स्वाद कलिका के संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण वही भोजन ठंडा होने पर जो है हमको उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। जीभ, और जीभ के बाद जो है मुख का जो अगला संरचना है वो है आपका लार ग्रंथि। इसके बाद हम अब लार ग्रंथि पर पढ़ेंगे। तीसरी संरचना पर है, तो मुख गुहा की तीसरी संरचना जो है लार ग्रंथियां होती है, जिसको अंग्रेजी में हम सैलिवेरी ग्लैंड्स कहते हैं। लार ग्रंथियां, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, और ये जो है लार को स्रावित करती है, बनाती है, और एक नली के माध्यम से जो है मुख में जो है प्रवेश कराती है। देखिए, और इसलिए एक नली के माध्यम से ये प्रवेश कराती है, इसलिए इसको जो है हम लार ग्रंथिया को जो है बहिस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। ग्रंथि का मतलब ये होता है कि वो अंग जो कुछ न कुछ जो है तरल पदार्थ को उत्पादन करे, और उत्पादन करने के बाद जो है उसको स्रावित करे। ये ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं: अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि ये हुआ कि कोई भी ग्रंथि किसी एंजाइम्स को या हार्मोन को अगर बनाएगी, और बनाने के बाद अगर डायरेक्ट ब्लड में भेज देगी, तो वैसे ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लेकिन कोई ऐसा अगर ग्रंथि है, अगर वो एंजाइम या हार्मोन्स को बनाती है, और बनाने के बाद अगर वो नली के माध्यम से अगर भेजती है, तो वैसे ग्रंथि को बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जो दोनों का काम करती है, वैसे ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जैसे कि अग्न्याशय। अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये लार ग्रंथि जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये लार को बनाते हैं, और बनाने के बाद जो है मुख में जो है एक नली के माध्यम से भेजते हैं। लार ग्रंथि की बात करें तो 3 प्रकार के: पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्रंथि की बात करें तो इसकी संख्या 1 जोड़ा होता है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। उसके बाद में ये कहाँ पाई जाती है? तो दोनों कानों के पास जो है पाई जाती है। जो दोनों कान है, दोनों कान के अंदर से जो है ये पाई जाती है। सबलिंगुअल की बात करें तो ये भी 1 जोड़ी पाई जाती है, और ये जीभ के दोनों बगल में जो है नीचे की तरफ से जो ये पाई जाती है। उसके बाद में सबमैंडिबुलर ग्रंथि की बात करें तो सबमैंडिबुलर भी 1 जोड़ी होती है, और जो है जबड़े के नीचे पाई जाती है। जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसके नीचे पाई जाती है। अगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो एक दिन में आधा लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक जो है ये लार को स्रावित करती है। ये इसका मतलब कि उपयोग क्या है? तो लार जो है चबाने, निगलने एवं पाचन में मदद करती है। यह एक क्षारीय तरल पदार्थ है, और जिसमें 99.2% जल, शेष सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन पाए जाते हैं। लार की अगर बात करें तो इनमें 2 एंजाइम होते हैं, पहला टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन की बात करें तो टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और लगभग जो है 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है
मुख गुहा में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाचन जो है मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। दूसर का एंजाइम की बात करें तो लार में दूसर का एंजाइम जो है लाइसोजाइम है, और लाइसोजाइम का काम है जीवाणुओं को नष्ट कर देना। अगर हम भोजन कर रहे हैं, अगर भोजन में किसी प्रकार का जीवाणु आ गया तो उस जीवाणु को नष्ट करने का काम जो है लाइसोजाइम करता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे जो होते हैं, उसमें होता क्या है कि उनमें जो है ये लार ग्रंथि कुछ अधिक ही लार को बनाते हैं और स्रावित करते हैं। एक व्यस्त मनुष्य की अपेक्षा जो है छोटे बच्चों में अधिक लार का उत्पादन होता है और श्रवण होता है। इसके पीछे की बात ये है कि प्रकृति बड़ी सब कुछ सोच समझ कर बनाती है। अब छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा क्या करता है, कहीं भी जाएगा और कोई भी वस्तु को उठाएगा तो वो कोशिश करेगा कि मुंह में डाले, नहीं तो मुंह में रखने से होगा क्या कि जितने भी वस्तु होंगे तो उनमें बैक्टीरिया आने की चांसेस अधिक होता है। तो होता क्या है कि उनमें अधिक लार स्रावित होते हैं, और जब अधिक लार स्रावित होगा तो लाइसोजाइम भी अधिक होगा, और जब लाइसोजाइम होगा तो कीटाणु को मार देगा। और दूसरा का इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोगों को मुंह में जहां पर लार ग्रंथि पाई जाती है, सांप के मुंह में ठीक वहीं पर जो है विष ग्रंथि पाई जाती है। हो गया, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में, इसको डिस्कशन करेंगे। तब तक इतना ही, धन्यवाद। बाकी आपको कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।